नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि YouTube पे जो है क्या नाम शेयर एंड इन सब चीज़ों की थोड़ी बात नहीं किया जा सकता है, तो एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ मैं अभी तो बिज़ी हूँ, बट नाउअडेज़ मैं धीरे धीरे अपने अपडेट्स हम लोग आपस में डिस्कस भी करते रहते हैं, और वहाँ उन चीज़ों को डेफिनेटली शेयर करने की मैं कोशिश करता हूँ। और आने वाले समय में जैसे जैसे टाइम मिलेगा तो वी विल ऑल डिस्कस देयर कि क्या कुछ है, कैसे क्या है, वी विल इंटरेक्ट विद ईच अदर। और वो जो भी डिसीजंस होते हैं या जो कंपनीज या कहीं पे कुछ हम लोग सोचते हैं, तो वो किस तरह से बैठते, तो उसका जो बेसिक थीम है, जो उसकी नींव है, किस तरह से हम जो फर्दर डेवलपमेंट होते हैं आने वाले समय में इकोनॉमी के, देश के और वर्ल्ड वाइड जो चीज़ें चल रही हैं, जितने भी आपने देखा होगा अभी यहाँ पे। पहले तो मैं पोर्टफोलियो थोड़ा सा ये बता दूं P&L, उससे आपको एक आइडिया लग जाता है, और आगे फिर हम बात करेंगे कुछ टॉपिक्स की जिनसे रिलेटेड चीज़ें आगे कैसे डेवलप करती हैं और कहाँ से मैं क्लू लेता हूँ। इन सब चीज़ों को आप लोगों के साथ समक्ष में जरूर पेश करने की कोशिश करता हूँ। रिक्वेस्ट आपसे है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सो दैट कि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, और जो आप नीड रखते हैं, चाहते हैं, वो किसी न किसी माध्यम से मैं आप लोगों के लिए ला पाऊँ, कर पाऊँ फ्यूचर में। तो उसके लिए सपोर्ट रिक्वायर्ड है। जैसा कि मैंने आप लोगों से काफ़ी बार रिक्वेस्ट किया कि ये अपना चैनल मोनेटाइज था, बट जो है ड्यू टू सम यूट्यूब रेस्ट्रिक्शंस एंड गवर्नमेंट गाइडलाइंस, दैट्स वाई ये जो है मुझे सभी वीडियोस डिलीट करने पड़े, तो वॉच आवर्स खत्म हो गए। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो डालने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, और आने वाले समय में लाइव अपने सेशंस जो हैं और चीज़ें हैं वो डालूंगा, करूँगा, डिस्कशन रहेंगे, टच में रहेंगे, सो दैट कि फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो आपकी तरफ से सपोर्ट उस लेवल का मिला नहीं लोगों को, फ्री में, शॉर्ट में सब कुछ है, बट ये आप समझ के चलिए कि ये गिव एंड टेक पॉलिसी होती है, न्यूटन का नियम चलता है। अगर कहा जाता है कि नहीं फ्री में कुछ नहीं मिलता, तो फ्री में कुछ नहीं मिलता का मतलब ये नहीं है कि चार्ज ले रहा हूँ, चार्ज नहीं लेता हूँ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी तरफ से सपोर्ट ना मिल पाए। अभी 488 के करीब लगभग, मतलब 500 के करीब ही पहुँच रहे हैं मेंबर्स वहाँ पे हैं, और ये भी गनीमत नहीं, वहाँ पे ना कोई किसी का चार्ज है, ना कहीं कोई कोई मतलब वो है, लेकिन एक काफ़ी हद तक एक हेल्दी डिस्कशन होकर चीज़ें निकल के आती हैं। उसके बाद भी इतना कष्ट कोई नहीं देना चाहता है कि भाई अगर वीडियो डाला है और आज की तारीख में आपसे नीड है सपोर्ट की, ठीक है, नहीं तो आदमी करता अपने दम पे ही है। ठीक है, अगर आपका सपोर्ट थोड़ा सा कम रहेगा तो चीज़ें स्ट्रगल होके कंप्लीट होंगी, लेकिन अगर आज की तारीख में आपका सपोर्ट रहेगा, हम एज ए फैमिली जब मैं मान के चलता हूं, तो आपकी तरफ से भी उम्मीद रखता हूं कि चीज़ें इस तरह से होंगी। तो वो जो कि नहीं दिखाई पड़ी, कहोगे सर मैं तो देखता हूं, मैं देखता हूं, जो देखते हैं, जो फॉलो करते हैं वो तो कर ही रहे हैं, बट फिर भी एक बेस लाइन जो कह सकते हैं मिडिल में खड़ा हुआ है इंसान, तो वो उस तरह से सोचने वाले लोग जो है उनसे रिक्वेस्ट यही है कि भाई आप सपोर्ट करोगे तभी आपको मिलेगा, सेवा से ही मेवा मिलेगी, सिंपल सी बात है। तो मुझे जो चाहिए वो ये है कि आप लोग कंटेंट को देखा करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल्स में लोगों को जोड़ें, सो दैट कि हमारी ये फैमिली जो है, जो जिसका फ़ायदा बहुत से लोगों को हो रहा है और आने वाले समय में भी हो सकता है, तो वो जीवित बनी रहे और बढ़ती रहे। तो जहाँ तक पोर्टफोलियो वाइज P&L की मैं सीधी बात करता हूँ, तो इसीलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, जैसे ये है भी एज ऑन डेट का है, मैंने क्रॉप करके दिखा दिया। बाकी करीबन 35 प्लस के करीबन के डिविडेंड लगभग होंगे, तो आप ये जोड़ भी सकते हो कि लगभग ये कितना अमाउंट हो जा रहा है, लगभग 14, और यहाँ पे 15 और 15, और ये तो मतलब 15 प्लस यानी लगभग 16 के हेरफेर में होगा, या 16 से थोड़ा बहुत कम होगा। तो ये सब अप एंड डाउन चीज़ें चलती रहती हैं, और आपने देखा। बात करेंगे कि भाई अगर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप का, यू कैन ज्वाइन देयर, और काफ़ी डिसिप्लिन बना रहे उसके लिए काफ़ी लोगों को निकाला भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनके मतों से सहमत हूँ या उनसे मेरा कोई वो है, ठीक है, तो बट ये है कि पॉजिटिविटी एट एनी कॉस्ट बनी रहनी चाहिए, वो ग्रुप में मेंटेन करने की पूरी कोशिश करें, और आप लोगों की तरफ से भी मदद मुझे मिल रही है। बात करूँगा 4 टॉपिक्स पे। एक तो डिफेंस से रिलेटेड, अब इससे इशारा काफ़ी होता है कि भाई आपको समझ आनी चाहिए कि ये बंदा जो बात कर रहा है कि डिफेंस चीज़ों से रिलेटेड बात कर रहा है, या इकोनॉमी रिलेटेड चीज़ें बात कर रहा है, या गोल्ड रिलेटेड चीज़ें बात कर रहा है, तो इशारा किस तरफ को जाता है। मेरे पुराने वीडियोज़ को देखो जाके, उनको समझो, और फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन करिए। वहाँ पर
कोई रिकमेंडेशन या टिप वाली बात नहीं है, बट एजुकेट होने के लिए काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे समझ में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूँगा जैसे कि अपने डिफेंस सेक्टर से की बात करी गई, जहाँ पे बोला गया कि अभी जैसे बोला है बहुत सारी अपनी कंपनीज़ हैं और कोशिश भी ये है कि गवर्नमेंट की अपनी कंपनीज़ के थ्रू अपनी जो डिफेंस रिक्वायरमेंट है उनको पूरा किया जाए, और वो वर्ल्ड क्लास लेवल पे कुछ वो कंपनीज़ का मटेरियल भी हो जो कि एक्सपोर्ट लेवल पे भी काम कर सके। तो इंडिया, पहले तो विद इन द इंडिया की बात करो, रिक्वायरमेंट की बात करो, तो अपने एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स को रिक्वायरमेंट जो है अभी जिस तरह से जो पुरानी सीरीज़ थी फाइटर जेट्स की, वो अभी कह सकते हैं कि ऑन बोर्ड नहीं रहे हैं, मतलब चीज़ें पुराने हो रहे हैं तो उन्हें कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। तो नए जेट्स की या नए सिस्टम्स की या उस तरह की चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। अभी जो रिसेंटली ये जो एक झड़प हुई थी, क्लैश हुआ था हमारे इंडिया पाकिस्तान के बीच में, रीजंस चाहे जो भी रहे हों, तो उस दौरान हमारे डिफेंस सिस्टम्स का काफ़ी हद तक जो कह सकते हैं कि एक तरह से टेस्ट भी हो गया, और उसके चलते जिस तरह से डिफेंड किया इंडिया ने या अटैक किया, तो उसके चलते जो डील्स मिली हैं हमारे इंडियन डिफेंस सेक्टर को और दूसरी जो कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा, तो उसमें प्रूवन सिस्टम्स जो हमारे हैं, जो कि एक वर्ल्ड लेवल पे कम्पिटिटिव लेवल पे चीज़ें अवेलेबल हैं, बट जो हाईटेक लेवल पे चीज़ें हमें चाहिए वो हमें अभी भी उन पे हमारा काम चल रहा है। बट क्या है कि उस तरह के लेवल के लिए हमें अभी भी तब तक, जब तक उन सब चीज़ों पे टाइम लगता है, तो तब तक के लिए हम खाली नहीं बैठ सकते, तो हमें कुछ इंपोर्ट भी करना पड़ता है विद टेक्नोलॉजी वाइज। तो जहाँ तक एयरफोर्स की बात करूँ, तो राफेल जो विमान है, जो फाइटर जेट्स हैं, उनको घटाने की तैयारी की है भारत ने। मतलब जो फ्रांस से हम जो ले रहे थे फाइटर जेट्स, भाई रफेल के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रह सकते हैं, तो जो डसॉल्ट एविएशन कंपनी जो है रफेल जिसको बनाती फ्रांसीसी कंपनी, वो भारत में बोला गया कि 110 रफेल, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन कंटेंट मीनिंगफुल होगा, इसको ध्यान से समझेंगे तो चीज़ें आप तक पहुंचेंगी अगर आप ध्यान लगाएंगे तो कम से कम 110 रफेल की बात हुई थी, एडवांस जो F4 एडवांस लड़ाकू जो फाइटर जेट्स हैं वो। अब ये फोर्थ जनरेशन के जो फाइटर जेट्स हैं, बट अपने भाई हमें तो किसी न किसी से जब क्लैशेस होते हैं तो उनके पास किस तरह के सिस्टम्स हैं उस हिसाब से हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो बात की गई, जो नेक्स्ट जनरेशन की जो स्टील जनरेशन है, ये 5वीं पीढ़ी, ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के करीब है, नियर बाई टू 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, बट 5th जनरेशन नहीं है ये। तो यहाँ पे 110 रफेल की बात हुई थी जो कि 4th जनरेशन है, एडवांस्ड वर्जन करके इसको 5th जनरेशन के नियर बाई रखा गया था, बट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है। वेयर एज अपने नेबरिंग कंट्रीज के पास में 5th जनरेशन का हिसाब किताब बनने जा रहा है, जबकि हमारा प्रोग्राम जो है 6th जनरेशन का चल रहा है, लेकिन बस उसमें समय लगेगा, जैसे 10 साल लग जाते हैं टेक्नोलॉजी वाइज अपग्रेड करने में या उस चीज़ को ईजाद करने में, तो उस पर डिपेंडेंसी तब तक के लिए नहीं रखी जा सकती है। तो हमारे को यहाँ पे उन्होंने बोला कि 4th जनरेशन फाइटर जेट्स को जो है हम थोड़ा सा कम करेंगे, जितने ले रहे थे उतने से कम, और आईए भी इसे खरीद रहा था, ठीक है। तो अब इसमें जो डेवलपमेंट है फ्यूचर, जो पेरिस में जो यहाँ पे इनके जो मतलब कह सकते हैं फ्रांस जो कंट्री है उसकी कंपनी है, तो वहाँ के थ्रू जो डील हुई थी उसमें ये कहा गया कि वायुसेना की ज़रूरतों को देखते हुए भारत अपने MRFA मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में बड़ा बदलाव कर सकता है। MRFA प्रोग्राम के तहत भारत ने 114 एडवांस लड़ाकू विमानों को खरीदने की योजना बनाई थी, लेकिन अब जबकि चीन के पास 2 तरह के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान J-20 एंड J-35 और पाकिस्तान के पास चीन से J-35 खरीदने वाला है, भाई चीन ने उसे दे दिया, तो हमारी मजबूरी बन जाती कि हम 5th जनरेशन के करीब वाला नहीं, एटलीस्ट 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को हमारे पास भी होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट कि एट द टाइम ऑफ नीड वी शुड एबल टू रिकवर द थिंग्स। अभी जब क्लैशेस हुए तो देखा था कि अब मिसाइल सिस्टम्स और वो वगैरह कैसे किस तरह से किन लेवल्स पे चीज़ें थी, लेकिन इंडिया ने अपने आप को डिफेंड किया और अच्छे से जो है हमारे ब्रह्मोस और उन सब चीज़ों ने पूरा सिस्टम को किया, उससे नीड भी क्लियर हुई और हमारे सिस्टम्स भी चेक हुए कि हमें किस तरह को आगे बढ़ना। तो उन सब एक्सपीरियंसिस के बेसिस पे ये सब चेंजेस लाए गए। तो अब यहाँ पे बोला कि इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजी में गंभीरता से बदलाव करने की सोच रहा है। भारत ने पहले MRFA प्रोग्राम के लिए, मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की बात कर रहा हूँ, के लिए टेंडर निकालने का फैसला किया था, ठीक है, लेकिन अब भारत की रणनीति में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं।
ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय रक्षा मंत्रालय अब टेंडर निकालने की जगह सरकार से सरकार स्तर पर, मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे, पहले तो क्या था कि टेंडर निकाला, अलग अलग कंट्रीज जो है वहाँ पे अपने डालते हैं जो डिफेंस सिस्टम्स की, जो मतलब फाइटर जेट्स जो बेचती हैं वो, तो वहाँ पे फिर किसका टेंडर सस्ते में और चीज़ें टेक्नोलॉजी वाइज क्या क्या कुछ है, उन सब चीज़ों पे निगोशिएशन होकर डील होती है। बट यहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे बात करके जो एक समझौता करने पर विचार कर रही है। इस बदलाव का मकसद भारतीय वायुसेना की तत्कालिक जरूरतों को पूरा करते हुए भविष्य के लिए भी एक मजबूत रोड मैप तैयार करना। अब इसमें नॉट ओनली द फ्रांस की बात नहीं है, इधर एक तरफ से अभी थोड़े दिन पहले की बात थी जब ये ट्रंप साहब हमारे जो यूएसए के मतलब प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने भी अपने फाइटर जेट्स हमको चिपकाने की कोशिश करी थी। इधर से रशिया ने भी ऑफर दे रखा था और वो टेक्नोलॉजी उन्होंने बात कर रखी थी, वही 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात कर रखी थी। तो वहाँ पे लेकिन हमने राफेल को आगे बढ़ाया, लेकिन अभी जिस तरह की नीड है उस तरह से इन्होंने चेंज करते हुए रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया कि MRFA प्रोग्राम के तहत पहले जो 114 लड़ाकू विमान खरीदे जाने वाले थे उन्हें अब 2 हिस्सों में बांट दिया गया। यानी भारत अब 60 एडवांस राफेल फाइटर F4 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट विमान जो 5th जनरेशन अपग्रेडेड है, मतलब 5th जनरेशन के करीब है, बट दैट इज नॉट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, फ्रांस से सीधे सरकार से सरकार स्तर पर बातचीत के जरिए खरीदेगा। ठीक है, पहले 114 थे, अब उनमें से घटा के 60 एडवांस कि भाई हम तब तक 4th जनरेशन वाले एडवांस जो एयरक्राफ्ट हैं वो हम ले लेते हैं। 60 जो एयरक्राफ्ट हैं 114 से घटा के हम 60 पे आ गए और सीधे सरकार से सरकार स्तर पर बातचीत के जरिए खरीदेगा फ्रांस से। इसके अलावा भारत बाकी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान खरीदेगा, मतलब कि जो लेफ्ट ओवर जो हमने जो एयरक्राफ्ट जो रिड्यूस किए हैं वो पैसा हम लगाएंगे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का, जो कि नीड है। बिकॉज भाई चाइना के पास तो है ही है, वो तो 6th पे भी काम कर रहे हैं, बट उन्होंने प्रोवाइड कर दिया किसको, पाकिस्तान को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। वंस द क्लैश विल बी देयर, तो हमारे लिए हमारी सेनाएं जो है कहीं कमतर ना अपने आप को आंकें। तो 4th के साथ साथ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का भी इंट्रोडक्टरी लेवल पर हमारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, जब तक कि इंडिया का जो प्रोग्राम है वो अभी उसमें 10 साल लग सकते हैं उस सब लेवल को कंप्लीट करने में, तो तब तक हमारे पास डिफेंस लेवल पे चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। तो पिछले दिनों भारतीय रक्षा सचिव RK सिंह ने कहा था कि भारत किसी दोस्त देश से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान खरीदने के लिए गंभीरता से विचार कर रहा है। अब यहाँ पे बोला गया कोई भी जो फ्रेंड कंट्री है, यहाँ तो उन्होंने विमान कम करके उतने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे ले लिए, अब बाकी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए ओपन है। अब यहाँ पे पेच ये भी हो सकता है कि अभी जो डील कह सकते हैं F-35 जो USA जो कि बहुत महंगा एयरक्राफ्ट है वो जो देने को तैयार थे प्रेसिडेंट ट्रंप, हो सकता है उस बेसिस पे अपनी जो कह सकते हैं डील में वहाँ कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट लिए जाएं, या हो सकता है रशिया से लिए जाएं। तो ये एक है, तो उन्होंने कहा बोला ठीक है हम इतने नहीं ले पाएंगे, तो इन निगोशिएशंस चलते हैं और इंडिया का भी हित मतलब कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो गंभीरता से विचार कर रहा है, हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वो दोस्त देश कौन सा है। ठीक है, अब आप इसमें चीज़ों को समझ सकते हैं। भारत खरीदेगा राफेल और 5वीं पीढ़ी के विमान, मतलब राफेल तो जो रिड्यूस कर दिए वो भी लेगा बट कम लेगा, और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को भी हमें लेना है जो कि अपने फ्रेंड कंट्री से लेगा जो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाते हैं। हमारी फ्रेंड कंट्रीज कौन कौन सी हैं? अमेरिका F-35 बनाता है, स्टील फाइटर जेट ऑपरेट करता है जो कि वो बेचना चाह रहा था इंडिया को। एंड सेकंड वन था रूस Su-57 लड़ाकू विमान उड़ाता है। ऐसे में भारत के पास सिर्फ यही दोनों विकल्प हैं। अब आप समझ पा रहे हैं। और अभी रिसेंटली जिस तरह से उनका अभी डेलीगेशन आने वाला है, ट्रेड डील जो हमारे उनके साथ नेगोशिएशन चल रहे हैं, तो हो सकता है उस पटल पे ये बात भी हो, तो इसकी बेसिस पे चीज़ें हो जाएं, क्योंकि देखो बिजनेस है ये, तो उस बेसिस पे चीज़ें को देखना भी पड़ता है। भारत के लिए यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास में सिर्फ 31 स्क्वाड्रन है, जबकि उसे कम से कम 42 स्क्वाड्रन की हर हाल में ज़रूरत है। ठीक है, भारत खुद के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट एमका पर भी काम कर रहा है, लेकिन उसके बनने में कम से कम 10 साल लगने वाले हैं और तब तक एमका के भरोसे बैठना जोखिम भरी रणनीति मानी जा सकती है। तो भैया वो 10 साल निकाले कैसे जाएं? बिना विदाउट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट निकालना भी मुश्किल है, वो भी इंडिया की नीड है। इसलिए भारतीय वायुसेना के लिए कम से कम 2 स्क्वाड्रन को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान से लैस करने पर विचार किया जा रहा है। बोला कि यार ज़्यादा तो नहीं खरीद सकते, लेकिन कम से कम 2 स्क्वाड्रन तो हमारे पास भी हों कि हाँ भाई 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हमारे पास उसके 2 स्क्वाड्रन अवेलेबल हैं, बिकॉज हमारी मजबूरी बन जाती है वो। रिपोर्ट के मुताबिक राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन चाहती थी कि भारत कम से कम 110 राफेल F4 खरीदे। ठीक है, 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट ये 110 खरीद ले, लेकिन आपको बता दें कि राफेल F4
ये फोर्थ जनरेशन से मतलब है मौजूदा राफेल का नेक्स्ट जनरेशन है, और स्टील्थ क्षमता छोड़कर ये करीब करीब 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के करीब है। मतलब ये जरूर फोर्थ जनरेशन बोला जा रहा है, जिसमें स्टील्थ जनरेशन वाला जो कह सकते हैं लेवल नहीं है, केवल जो फिफ्थ जनरेशन में होता है वो वाला नहीं है, लेकिन उसके अलावा जितनी चीज़ें होती हैं लगभग सभी चीज़ें ये है। मतलब फोर्थ जनरेशन का वेरी एडवांस लेवल है ये, जो कि फिफ्थ जनरेशन के काफ़ी करीब माना जाता है। संयुक्त अरब अमीरात जो है, यूएई भी 100 से ज़्यादा राफेल F4 खरीदने के लिए फ्रांस से समझौता कर चुका है, मतलब वो अभी खरीद रहा है। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट है कि भैया हमें फिफ्थ जनरेशन में कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, और अगले साल से डिलीवरी भी शुरू होने वाली है। दूसरी तरफ भारत अब सिर्फ 60 राफेल फोर्थ जनरेशन खरीदने के लिए बात करेगा, जिनमें से ज़्यादातर की असेंबली भारत में मेक इन इंडिया के तहत करने पर भी बात की जा रही है। इसके लिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड को हाल ही राफेल के फ्यूजलेज निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है। अब इससे समझ सकते हो कि ये जो कह सकते हैं जो यहाँ पे विद इन इंडिया मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट के तहत भी चीज़ें करने की बात करी जा रही है। लड़ाकू विमानों के स्वदेशीकरण पर भारत का जोर ऑपरेशन सिंदूर से साफ हो गया है कि हथियारों के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए भारत का मकसद है, बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि जो लास्ट में जो कंटेंट्स कवर कर रहा हूँ उसमें काफ़ी मीनिंगफुल चीज़ें हैं। इसलिए भारत का मकसद है कि भारतीय वायुसेना की स्टील्थ टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को लेकर एडवांस स्तर का अनुभव हासिल हो सके। इसलिए भविष्य में स्वदेशी एमका को एयरफोर्स में शामिल करने से पहले भारतीय वायुसेना तकनीकी रूप में ज़्यादा तैयार हो पाएगी। इसलिए इसके अलावा भारतीय रक्षा मंत्रालय भारत में ही बने एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, वॉरफेयर सिस्टम और हथियारों के एकीकरण पर भी जोर दे रहा है, ताकि लागत में कटौती होने के साथ साथ स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री को नई उड़ान मिले। यानी अगले 2 सालों में भारतीय एयरफोर्स के बेड़े में 60 और एडवांस राफेल F4 लड़ाकू विमान होने के साथ साथ 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान भी होंगे। ठीक है, तो ये मुझे लगता है काफ़ी सही जो है डिसीजन लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। सेकंड, थोड़ा सा अलग बात करते हैं कि अभी हमने एक वीडियो थोड़े दिन पहले बनाया था जिसमें मैंने गोल्ड के बारे में, रिजर्व्स के बारे में बात करी थी, और ये भी बताया था कि अभी अपने इंडिया कंट्री ने बढ़ाया रिजर्व्स गोल्ड के, और अभी फिर जो है आरबीआई ने फिर गोल्ड शॉपिंग की है। यानी रिजर्व बैंक क्यों बढ़ा रहा है सोने का भंडार, किस संकट के लिए कर रहा है भारत को तैयार। ठीक है, तो गोल्ड रिजर्व बढ़ाए जा रहे हैं, जो कि अभी आप देख सकते हो लगभग आधा टन की बात करी गई थी शायद इसमें। तो रिजर्व बैंक लगातार सोने की खरीदारी कर रहा है, भारत का गोल्ड रिजर्व बढ़ रहा है। बीते कुछ सालों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गोल्ड की खरीदारी बढ़ा दी है। इस जून में फिर से आरबीआई ने सोने की बड़ी खरीदारी की है। भारतीय रिजर्व बैंक लगातार सोने की खरीदारी कर रहा है, भारत का गोल्ड रिजर्व बढ़ रहा है। बीते कुछ सालों से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गोल्ड की खरीदारी बढ़ा दी है। इस जून में फिर से आरबीआई ने सोने की खरीदारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जून 2025 में आधा टन सोना और खरीदा है। ठीक है, इसको ज़्यादा कवर नहीं करेंगे, लेकिन सब चीज़ों में, और इसके जब इस सोने के साथ साथ भारत में सोने का जो भंडार है 879.6 टन हो गया है। इसके बाद था अभी इसको बढ़ाकर जो है 879.8 टन हो गया है। यानी एक हफ्ते में आरबीआई ने करीब 4 क्विंटल की फ्रेश खरीदारी की है। इससे पहले अप्रैल 2025 में आरबीआई ने 57.5 टन सोना खरीदा था, और इस खरीदारी में उसने चीन को भी पीछे छोड़ दिया था। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है। भारत के फॉरेन एक्सचेंज में सोने की हिस्सेदारी 8.9% से बढ़कर 12.1% हो गई है। आरबीआई क्यों खरीदा है इतना सोना, तो वो जो है कि ठीक है, अपने जो कह सकते हैं अपने जो रिजर्व्स हैं उनको बढ़ाने के लिए और अपनी इकोनॉमी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर रहा है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ की धमकियों और बढ़ते ट्रेड वॉर की संभावना के बीच आरबीआई ने सोने की शॉपिंग बढ़ा दी है। इतने सोने का क्या करेगा भारत। ठीक है, तो ये रिजर्व्स आपको मैंने पीछे जो पिछला वीडियो था गोल्ड के ऊपर, तो उस पर मैंने समझाने की पूरी कोशिश की थी कि इसकी रिक्वायरमेंट और चीज़ें कहाँ पे होती हैं और क्यों। इसको ज़्यादा कवर ना करके इतना मैंने आपको कवर किया। एक टॉपिक और बच गया है जहाँ पर मैं बात करूँगा कि यूरोपियन यूनियन और वर्ल्ड द्वारा इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि भाई आप जो है रशिया से ऑयल इंपोर्ट ना करें। वेयर एज जो कंट्रीज़ उनकी गैस की जो रिक्वायरमेंट है, नेचुरल गैस एंड ऑल यूरोप की, वो सब आप रशिया से ही कंप्लीट कर रहे हो। वेयर एज हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। तो क्या हम अपनी इकोनॉमी बंद करें। तो यहाँ पे एक जो कह सकते हैं इंटरव्यू हुआ हमारे जो कह सकते हैं ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके ऊपर, तो उन्होंने चीज़ें कही हैं। तो रूस से सस्ते तेल खरीदने के लिए विवादों पर भारत का करारा जवाब पश्चिमी देशों को दिखाया आईना। रूस ने सस्ता तेल खरीदने की लेकर पश्चिमी देश लगातार भारत पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में अब एक बार फिर भारत ने करारा जवाब दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआती होने के बाद
भारत ने रूस से कच्चा तेल आयात करना शुरू किया था, जो कि अभी भी जारी है। इसको लेकर पश्चिमी देश लगातार भारत पर दबाव बनाने और भारत की युद्ध स्पॉन्सर बता रहे हैं। मतलब हम अगर उनसे तेल खरीद रहे हैं तो युद्ध स्पॉन्सर बोल दिया जा रहा है, जिन्हें अब भारत की तरफ से एक बार फिर करारा जवाब मिला है। इसको लेकर ब्रिटेन में भारत के हाई कमिश्नर ने कहा है, भारत का जियो पॉलिटिकल मामलों की वजह से अपने अर्थव्यवस्था के दरवाजे बंद नहीं कर सकता है। ठीक है, दरअसल ब्रिटेन में भारत के हाई कमिश्नर विक्रम दोराईस्वामी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत तेल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक और उपभोक्ता है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का 80% हम लोग आयात करते हैं। उन्होंने रूस के साथ भारत के संबंधों को लेकर पश्चिमी देशों की आलोचना के सवालों का जवाब भी दिया है और कहा है, हम ये अपनी अर्थव्यवस्था बंद कर दें क्या। विक्रम दोराईस्वामी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि भारत तेल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक और उपभोक्ता है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का 80% आयात करता है। आप क्या चाहते हैं कि हम करें, हम अपनी अर्थव्यवस्था को बंद कर दें। पश्चिमी देशों पर लगाया दोहरे मापदंडों का आरोप। उन्होंने बोला कि देखो, आप हमसे ये कह रहे हो। इंटरव्यू के दौरान विक्रम साहब ने कहा कि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही और पश्चिमी देशों पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि कई यूरोपीय देश खुद उन देशों से ऊर्जा और संसाधन खरीद रहे हैं जिनसे भारत को खरीदने से रोका जा रहा है। ठीक है, हमें तो तुम रोक रहे हो और खुद खरीदे जा रहे हो, क्योंकि उनके यहाँ नेचुरल गैस वगैरह पूरे वहीं से जाता है। विक्रम साहब ने कहा है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को बंद नहीं कर सकते। हम जिन देशों से पहले तेल खरीदते थे वे अब दूसरों को बेच रहे हैं। भाई, अब पहले हम जिनसे लेते थे वो दूसरों को बेच रहे हैं और हमें एनर्जी मार्केट से बाहर कर दिया जा रहा है। ऐसे में हमारे पास विकल्प क्या है। इसके लिए भारत ने ऑयल एक्सपोर्ट करने वाले देशों पर भी निशाना साधा है। ठीक है, कि वहाँ पर भी ये सब राजनीति चल रही है। तो क्या है, पूरा सब एक दूसरे से चीज़ें लिंक होती हैं। और यहाँ पे डिफेंस सिस्टम पे बोला, अभी जैसे बोला गया राफेल F-35 जो जिसके बारे में बात कर रहे थे, सेना ने की 1,12,000 करोड़ के इस सिस्टम की डिमांड। भले ही हम वहाँ पे, लेकिन सेना ने रिक्वायरमेंट दी है कि 1,12,000 करोड़ का। अब ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस बेसिस पे मांगी जा रही हैं कि इस सिस्टम की डिमांड मिली है। 36,000 करोड़ गवर्नमेंट ने तुरंत पकड़ा भी दी है इसी सिस्टम के लिए। QRSAM डिफेंस सिस्टम की बात करी जा रही है। ठीक है, क्या इसका अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें क्या रोल था, आगे क्या रोल है, क्यों इसकी नीड है, क्या कुछ है, जस्ट इस छोटे टॉपिक पे बात करते हुए आगे बढ़ेंगे और वीडियो को आने वाले समय में अभी कंक्लूड करूंगा, जिसका लिंक मार्केट के थ्रू है। तो 1,12,000 करोड़ के QRSAM डिफेंस सिस्टम ऑपरेशन सिंदूर से मिली सीख और युद्ध के बदलते तरीकों के बीच भारतीय वायुसेना और थल सेना ने सरकार से 1.1 लाख करोड़ रुपए के खास डिफेंस सिस्टम की मांग की है। सरकार ने भी सेना की बात मान ली है। उसने एक झटके में 36,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे भी दी है। सेना की डिमांड के मुताबिक पूरे रेजिमेंट्स बनाने में 1.12 लाख करोड़ खर्च होंगे। मतलब जो ये सिस्टम मांगा जा रहा है, इसकी रेजिमेंट्स बनेंगे, कितनी रिक्वायरमेंट है इंडिया को, वो सब चीज़ों पे डिस्कस करते हुए आगे बात की गई है। भारत की सेनाओं ने QRSAM, अभी इसके बारे में बात करेंगे कि ये क्या चीज़ है, डिफेंस सिस्टम के 11 रेजिमेंट्स की मांग की है। भारत सरकार ने QRSAM के लिए 36,000 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी है। 1,12,000 करोड़ QRSAM डिफेंस सिस्टम ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश की सेनाओं के आधुनिकीकरण का काम बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चल रहा है। इसके लिए भारत सरकार करीब 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इसमें फाइटर जेट से लेकर पनडुब्बी और आधुनिक मिसाइल सिस्टम शामिल हैं। कुछ दिन पहले ही रक्षा मंत्रालय ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूर दी है। इसमें 44,000 करोड़ रुपए की लागत से 12 माइन काउंटर मेजर्स वेसल्स की खरीदारी की मंजूरी दे दी गई है। अब देखो, कोशिश ये की जा रही है, जितनी भी डील्स हैं इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंडियन जो कंपनीज हैं, कुछ परसेंटेज वाइजेस, मतलब हो सकता है कि पूरा 100% प्रोडक्ट को ना मैन्युफैक्चर कर पाएँ, लेकिन टेक्नोलॉजी वाइज चीज़ों को मतलब दूसरों के साथ में साझा करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन कंपनीज का हिस्सा बने। समझ रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट हमारी है, या हमारे पास वो सिस्टम्स नहीं है तो हम खरीद भी रहे हैं, तो वो अपनी कंपनीज के थ्रू वो चीज़ें, सो दैट कि टेक्नोलॉजी वाइज आने वाले समय में हम उन्हें कर सकें। इसके साथ ही सरकार ने 36,000 करोड़ रुपए की लागत से क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है, QRSAM। ठीक है, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। अभी आपने देखा होगा कि अभी जो क्लैश हुआ था उसमें मिसाइल एंड डिफेंस सिस्टम ने ही काम पूरा किया था। ठीक है, कि हमें जाके एक दूसरे के यहाँ पे जाके अटैक नहीं कर रहे हैं, बट उधर से मिसाइल्स चल रही हैं, इधर से उसका डिफेंड हो रहा है, यहाँ से मिसाइल्स चल रही हैं, वहाँ से उससे डिफेंड होने की कोशिश की जा रही है। तो वो वहाँ पे जो कमी महसूस की गई, या जो कह सकते हैं कि और नीड चाहिए, उस सब चीज बेसिस पे ये सब डिसीजंस लिए गए। इसे 36,000 करोड़ रुपए की लागत से QRSAM के 6 रेजिमेंट तैयार किए जाएंगे। मतलब जितना मांगा गया है, 11 रेजिमेंट्स की बात की गई थी, लेकिन अभी 36,000 करोड़ रुपए दे दी गई, जिससे कि 6 रेजिमेंट तैयार हो जाएंगे। इनमें से 3-3 रेजिमेंट एयरफोर्स और थल सेना के लिए होंगे। ठीक है, ये जो 6 बनेंगी, इसमें 3 एयरफोर्स के रेजिमेंट होंगे और जो है 3
थल सेना के होंगे। बेबी S-400 सिस्टम, QRSAM एक एयर डिफेंस सिस्टम है, ये है क्या, भला क्या है ये, इसकी नीड क्या है? ठीक है, अभी जिस तरह से बड़े आसाम से देख रहे थे कि पूरी दिवाली हो रही थी, वहाँ से मिसाइल्स रात में धड़ 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 चल रही हैं, और अपने यहाँ दिल्ली तक पे अटैक करने की कोशिश की गई थी, और भी इधर उधर, तो लेकिन बहुत ही कम एस्केलेशंस के साथ साथ हमारे पूरे सिस्टम्स ने रोकने में सक्षम रहे थे। तो उन सब चीज़ों की बेसिस पे हमें किस तरफ को और आगे बढ़ना है, तो उन सब चीज़ों का जो स्टडी होता है, तो एक तरह से जब छोटी मोटी वार हो भी जाए ना, तो उससे काफ़ी हद तक चीज़ें चेकआउट हो जाती हैं। तो बेबी S-400 कहा जा रहा है इस सिस्टम को। भारत ने रूस से S-400 सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम लिया था, जिसके 5 रेजिमेंट खरीदे थे हमने, जिसमें से 3 की तैनाती हो चुकी है, और अगले साल तक मतलब अब सोच सकते हो हमारे पास केवल S-400 के 3 सिस्टम्स, 3 रेजिमेंट थी, और उन्हीं बेसिस पे हमने अपने पूरे एरिया को डिफेंड किया था। तो अब उस बेसिस पे हम अपने पूरे उसको कैसे कर सकें, जिसमें से 3 की तैनाती हो चुकी है, और अगले साल तक बाकी के 2 रेजिमेंट्स भारतीय सेना को मिलने की उम्मीद है, जो कि रशिया के साथ हमारी पहले से डील हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने S-400 और देसी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत देखी थी, लेकिन पूरे भारत को एक किले में तब्दील करने के लिए ये दोनों डिफेंस सिस्टम अभी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि दुनिया खासकर भारत के पड़ोस में चीज़ें तेजी से बदल रही हैं। चीन के साथ साथ पाकिस्तान भी अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत कर रहा है। ऐसे में भारत को एक अभेद किला बनाने के लिए QRSAM जैसे सिस्टम की ज़रूरत है। ये QRSAM डिफेंस सिस्टम फाइटर जेट्स और मिसाइलों के साथ साथ ड्रोन से होने वाले हमलों के प्रभावी तरीके से रोकने में सक्षम है, इसलिए इसे चाहिए। ठीक है, 6 रेजिमेंट्स की मंजूरी दे दी गई है। इसी कारण रक्षा मंत्रालय ने एक झटके में 36,000 करोड़ रुपए के खर्च से इसके 6 रेजिमेंट तैयार करने की मंजूरी दी है। लेकिन खास बात यह है कि अपने देश के विशाल क्षेत्र को देखते हुए 6 रेजिमेंट्स पर्याप्त नहीं है। भारतीय सेना ने ऐसे 11 रेजिमेंट्स की डिमांड की थी, लेकिन अभी केवल 3 रेजिमेंट्स ही मिल रहे हैं। इस एक रेजिमेंट की कीमत करीब 6,000 करोड़ रुपए है। ऐसे में अगर भारतीय सेना को उसकी डिमांड के अनुरूप 11 रेजिमेंट्स दिए जाते हैं, तो इस पर करीब 66,000 करोड़ रुपए के खर्च होंगे। अभी एयरफोर्स की डिमांड अलग है। अगर एयरफोर्स और थल सेना दोनों को ही उनकी ज़रूरत के हिसाब से दोनों को 11-11 से ये डिफेंस सिस्टम मिल जाते हैं, तो भारत निश्चित तौर पर एक अभेद किला बन सकता है, मतलब पूरा अपना इंडिया कवर हो जाएगा। इस 11-11 रेजिमेंट्स पर करीब 1,12,000 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है। यानी इनकी तैनाती से परिंदों से लेकर 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें सभी को समय रहते नष्ट करने की ताकत हासिल हो जाती है। समझ रहे हैं आप? इसलिए कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो अपने पड़ोसी देशों के पास में जो है लगभग, और बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, उन सबको डिफेंड किया जा सकता है अगर ये पूरे 11 रेजिमेंट्स हमारे हो जाते हैं। DRDO ने भी बनाया इस QRSAM को, DRDO ने विकसित किया है। समझ रहे हैं? तो अपनी विद इन द कंट्री है। यह फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स को 30 किलोमीटर के रेंज में इंटरसेप्ट कर मार सकता है। वहीं S-400 का रेंज 400 किलोमीटर और देसी आकाश सिस्टम का रेंज 100 से 200 किलोमीटर है। इस तरह QRSAM की तैनाती से देश की सीमाओं को कई लेयर की सुरक्षा मिलेगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस सिस्टम की कमी महसूस की गई थी। उस वक्त भारत के घातक हमले से बेचैन पाकिस्तान टुच्चई पर उतर आया था। उसने चीनी और तुर्की के लिए ड्रोन से भारत की सीमा को भेदने की कोशिश की थी। उसने सैकड़ों ड्रोन दागे, लेकिन भारत के आकाश डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को पूरी तरह नाकाम कर दिया। ऐसे में भारत सरकार सेना को अगर इस QRSAM के 11 रेजिमेंट्स उपलब्ध करा देती है, तो देश की सीमा में दुश्मन के ड्रोन्स और फाइटर जेट्स की एंट्री करीब बैन हो जाएगी। तो इसलिए इसकी नीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस जो भी मैंने आपके साथ ये वीडियो बनाया या डिस्कस किया, अगर आप बने रहे हैं अभी तक, तो उससे आपको एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है। देखो, हमें इन्वेस्टमेंट कंपनी के वैल्यूशन पे करना पड़ता है, कंपनी के साइज़, उसकी कितनी सेफ्टी है, उन सब चीज़ों पे करता है, जिसको मैंने पहले के वीडियोस में काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। और कोशिश भी रहेगी मेरी कि मैं किसी ना किसी तरह से आप लोगों को एजुकेट करता रहूं। तो अभी के लिए अगर बने रहना चाहते हो, क्योंकि अभी थोड़ा बिजी शेड्यूल है, तो बने रहना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करते रहिए, वहाँ पे बने रहिए, जिससे कि आने वाले समय में मैं चीज़ें आप लोगों के समक्ष टच होके दे सकूँ, क्योंकि शॉर्टकट किसी चीज़ का नहीं है। और इससे काफ़ी हद तक आइडिया लग गया होगा कि डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें किस तरह से काम कर रही हैं, कहाँ क्या स्कोप है, किन के रिजल्ट्स खराब आए हैं, किन कंपनीज़ के रिजल्ट्स खराब आए हैं, वहाँ क्या ऐसा नहीं है कि किसी एक आध बार सिस्टम के क्यों खराब आए हैं, क्या उनके पास ऑर्डर्स हैं, क्यों पूरे नहीं हुए या होने को हैं, या क्या कुछ मार्जिन निकल के आएगा, क्या कुछ है। इन सब चीज़ों को पढ़ते हुए हम लोग अपने ग्रुप पे डिस्कस करते हैं। तो पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड जरूर वॉच आवर्स को कंप्लीट करिए विद दीज वर्ड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।